नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात कुमार। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल प्रभात एजुकेशन सेंटर। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे सब्जेक्ट साइंस का पार्ट 5 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 30 भी ऑब्जेक्टिव है एग्जाम 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड के बच्चों तैयार हो जाओ। आप अगर 400 लाना चाहते हैं तो आप प्रभात एजुकेशन सेंटर से जुड़े रहें। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन की ओर। हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है, शुरू से अंत तक देखिए और इस क्लास का आनंद उठाएं। तो चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन की ओर। एंड हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या अवतल लेंस या उत्तल लेंस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर में परावर्तन कोण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी हो जाएगा प्लस के 100 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर प्लस का हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। अपवर्तन होता है नेत्रोत अंतर पृष्ठ पर या नेत्र के अंतर पृष्ठ पर या कॉर्निया का बाहरी पृष्ठ पर, या इनमें से कोई नहीं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। अबिंदुकता या दीर्घ दृष्टि दोष या लघु दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। यानी आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है जरा दृष्टि दोष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। अगर दूरदृष्टि दोष है तो उस आंखें साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को या निकट की वस्तुओं को या बड़ी वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दूर की वस्तुओं को। तो दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक होता है ओम या वोल्ट या एम्पियर या कूलम्ब, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वोल्ट। तो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? सल्फर या प्लास्टिक या आयोडीन या ग्रेफाइट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ग्रेफाइट। तो निम्न से कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का अगर तंतु बनता है तो किस धातु का बना होता है? लोहा, टंगस्टन या तांबा या सोना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टंगस्टन। तो विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? एसी, डीसी, एसी और डीसी दोनों, यानी कि इनमें से कोई नहीं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डीसी। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डीसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो यानी कि आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम या समांतर क्रम या ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। तो आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? फ्लोएम में, कार्टेक्स में, छाल में या पुराने जाइलम में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पुराने जाइलम में। तो रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? पुराने जाइलम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, रक्त क्या है। तो रक्त क्या है? रक्त क्या है? कोशिका या उत्तक या पदार्थ या कोई नहीं,
तो रक्त एक उत्तक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तक। तो रक्त क्या है? उत्तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? जड़ में या पत्तियों में या फूलों में या फलों में? जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पत्तियों में। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो पत्तियों में हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं क्या? श्वासोच्छ्वास, या श्वसन, या निश्वसन, या उत्सर्जन? जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास। यानी कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं श्वासोच्छ्वास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। टीबी, या मधुमेह, या एनीमिया, या उच्च रक्तचाप? तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एनीमिया। अगर रक्त में आयरन की कमी हो रहा है तो यानी एनीमिया हो जाता है। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है एनीमिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में अगर जाइलम उत्तरदायी क्या काम करता है? जाइलम जल का वहन, या भोजन का वहन, या अमीनो अम्ल का वहन, या ऑक्सीजन का वहन? तो पादप में जाइलम उत्तरदायी जल का वाहन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वाहन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि कूटपाद किसमें पाया जाता है? आपको पता होना चाहिए कि कूटपाद किसमें पाया जाता है। पैरामीशियम में, ये युगलिना में, या अमीबा में? इनमें से कोई नहीं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अमीबा में। तो कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया, या प्रकाश संश्लेषण, या अपघटन? इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना होता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। तो मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 100 mmHg, ये 150 mmHg, या 90 mmHg? इनमें से कोई नहीं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 120 mmHg। तो मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवकरण, या ऑक्सीकरण, या उदासीनीकरण, या वैद्युत अपघटन? जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीकरण। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑक्सीकरण हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट, 24 कैरेट, या 20 कैरेट, या 12 कैरेट? जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 24 कैरेट। तो शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि निम्न में से कौन सा अधातु है? तो अधातु कौन है? एफ ही तो धातु है। एल्यूमिनियम, AuC, यानी कि कार्बन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कार्बन एक अधातु है, तो निम्न से कौन अधातु है? तो कार्बन, सी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि धातु के ऑक्साइड समानतः होते हैं। धातु के ऑक्साइड समानतः कैसे होते हैं? अम्लीय, क्षारीय, या उभयधर्मी, या उदासीनीकरण? जो कि आपका यहाँ धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं और क्षारीय, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं क्षारीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घुल जाता है? सोना निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घुल जाता है? अम्लराज में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, या सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, या इनमें से सभी में? जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अम्लराज में। तो सोना निम्नलिखित
निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? तो अम्ल राज में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो अधातु का बात हो रहा है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन या पारा या तांबा या एल्युमिनियम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्रोमीन। तो कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? तो ब्रोमीन। अगर हमारा अधातु होता तो पारा हो जाता, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी होता, लेकिन अधातु है तो ब्रोमीन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी नोट कर लीजिए, जो कि एग्जाम 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? शोल्डर या स्टील या गन मेटल या उपधातु? तो हम सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? निम्न से कौन अति ज्वलनशील है? लाल फास्फोरस या श्वेत फास्फोरस या साधारण गंधक या प्लास्टिक गंधक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस। तो निम्न से कौन अति ज्वलनशील है? श्वेत फास्फोरस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो विद्युत अपघटनी प्रसंस्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी प्रसंस्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, एनोड या कैथोड या अपघट्य या इनमें से सभी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एनोड। तो विद्युत अपघटनी प्रसंस्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, एनोड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो देखो, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस या द्रव या गैस या कोई भी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द्रव। तो कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव। यानी कि इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है दोस्तों, एंड आज का साइंस का पार्ट 5 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।